हमारे आज की वीडियो के अंदर आज हम कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए राजस्थान बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज हम विज्ञान विषय का माध्यमिक परीक्षा 2026 का हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 का विषय विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है जो आपके सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पहला सवाल पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आपका CaCO3। CaCO3 जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये है आपके पहला सवाल का आंसर CaCO3 जो आपके हो जाएगा संगमरमर का सूत्र। अगला सवाल है आपका कि लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डालने से क्या होता है। सही उत्तर का निशान लगाना, यानी कि जब आयरन जो होता है, जब आयरन क्या करता है तनु HCl के साथ में भी, जब देखो क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज poured into the आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो पहले तो क्या करना, देखिए जैसे कि ये आपका ये बोल रहा है कि लोह चूर्ण, यानी कि ये आपका फेरस है और ये कर रहा है तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो आपका उत्पाद में क्या बनेगा, आपके उत्पाद में बन जाएगा FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2। तो देखिए यहाँ पर उत्पाद में क्या बन रहा है आपका आयरन क्लोराइड बन रहा है और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आपको पहले ही ऑप्शन में आंसर दे रखा है आपका हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या है। तो देखो जाहिर सी बात है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है तो ये होगा नहीं, और कार्बन नहीं होगा और लोहा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बच जाता है आपका पीछे कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम, जो क्या है यौगिक जल में विलय है और ये तत्व आपका कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। अगला सवाल, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है। तो देखो सबसे, अगर यहाँ पर देखो सोडियम ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सोडियम के बाद अधिक क्रियाशील धातु आपके कौन सा है, जैसे कि पोटेशियम है। तो जिंक नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम, जो इसका प्रतीक जो होता है वो के होता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें आपको कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखो पूछा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एथेन C2H6, तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, मैं एथेन की C2H6 के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हमने यहाँ अटैच कर दिया, या एक ही हाइड्रोजन ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया और एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब देखो बॉन्ड को काउंट करते हैं, यहाँ पर 1 2 3, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो यहाँ पर कितने कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, 7 कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि 7 सहसंयोजक बंद हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है बेंजीन की संरचना, बहुत अच्छा सवाल है। बेंजीन की संरचना पूछ रहा है आपसे कि भाई बेंजीन की संरचना कौन सी है। तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है बेंजीन की संरचना है, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्या है बेंजीन की संरचना में, देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H6, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, यानी कि एंथर्स कंटेन, यानी पराग कोश में क्या होता है। तो आपको पता है कि पराग कोश किसमें होते हैं, यानी कि एक मेल गैमेट यानी कि नर जनन अंग है, जिसको हम पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के अंदर बात करें तो क्या होता है आपका एंथर होता है, परागकोश होता है। और परागकोश में क्या पाए जाते हैं आपके पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, यानी कि परागकण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि परागकण हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? यानी कि ये पूछ रहा है आपसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? तो देखो अमीबा के अंदर तो द्विखंडन होता है, यानी कि बाइनरी फिजन होता है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें बहुखंडन होता है। लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है। पीछे रह जाएगा आपका यीस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यीस्ट। यीस्ट और एक और ध्यान रखना है, हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा दोनों के अंदर कौन सा होता है आपका? मुकुलन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब, यानी कि यीस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है सोचने के लिए, ये भी सही है। हार्ट बीट हृदय स्पंदन के लिए भी सही है। शरीर के बैलेंस के लिए भी सही है। और ओवरऑल, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि सोचने के लिए भी मस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, और आपके शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तर देगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका द, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ऑब्जर्व, यानी कि जो रासायनिक सामय जो समन्वय होता है वो किसमें नजर आता है? पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर, दोनों के अंदर, पादप और जंतुओं में? तो दोनों में से हो जाए, प्लांट में भी होगा और जंतुओं में भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सौ, यानी कि प्लांट और जंतु दोनों में क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑब्जर्व किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है ये, कि एक सामान्य दृष्टि के लिए एक वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है? यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एडल्ट विद नॉर्मल विजन अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? तो सीधा अच्छा सवाल है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। एक व्यक्ति से नेत्र से न्यूनतम दूरी, एक स्पष्ट दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, जिससे वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट देख सकता है। और जो इसका फार पॉइंट होता है वो कितना होता है? इन्फिनिट, यानी कि अनंत होता है। और जो इसका जो लीस्ट डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपकी? 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सरल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। पूछा है आपसे कि श्वेत प्रकाश में वर्ण कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं? कलर्स आर फाउंड इन व्हाइट लाइट, तो कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं। आपने पढ़ा होगा, अपने डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा आपने। 7 कलर, जो इंद्रधनुष रेनबो होता है जिसमें 7 कलर होते हैं, आपको याद रखने। विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर। इससे भी आप इस 7 कलर को याद कर सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है? यानी कि कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है? विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो देखो आई स्क्वायर आर, ये तो करता है। और P बराबर VI तो होता ही, आपको पता ही है, P इज इक्वल टू VI, तो ये भी करेगा। V स्क्वायर अपॉन R भी करता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब, यानी कि ये गलत है। बाकी तीनों जो आपके ऑप्शन दे रखे वो इसको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम पता ही है कि प्रतिरोध का मात्रक, पहला ही ऑप्शन में आंसर इसका देखा है ओम। और इसका ये, इसका क्या होता है? साइन होता है, प्रतीक होता है ओम। तो ये ध्यान में रखना है, प्रतिरोध का मात्रक। बोर्ड के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये, प्रतिरोध का मात्रक। अगला सवाल है हमारा, कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग डिस्टेंस करंट कैरिंग सोलेनोइड, यानी कि शून्य होगा और सिरों पर जाने पर घटता है, और सिरों के बनने पर बढ़ता है, जहाँ सभी बिंदुओं पर समाप्त है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सेम एट ऑल पॉइंट। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सेम है में ऑल पॉइंट पर। अगला सवाल है हमारा, कि यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है कि चित्रानुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो देखो इसको हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, कि एज शोइंग सो द फिगर इलेक्ट्रॉन इंटरेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? दाई ओर, बाई ओर, कागज से बाई ओर, या कागज के भीतर? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका आपका डी, यानी कि कागज के भीतर, यानी कि इनसाइड है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ड, यानी कि कागज के भीतर हो जाएगा, यानी कि इनसाइड द पेपर। अगला सवाल है कि कौन सा आहार
आपकी जो फूड चेन होती है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द फूड चेन, यानी कि कौन सा सही क्रम है आपके फूड चेन का, आर चेन का? तो देखो घास, गेहूं और आम, ये तो कोई आपको लॉजिक लग ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है। बकरी, गाय और हाथी, ये तो हो ही नहीं सकता। घास, मछली और बकरी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन पीछे बच रहता है आपका ब बी ऑप्शन, घास, घास, बकरी और मानव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी घास, बकरी और मानव, जो सही आहार श्रृंखला को यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, यानी कि जिनका माइक्रो बैक्टीरियाओं के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसका अपघटन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये थोड़ा एक मल्टीपल चॉइस सवाल है, तो यहाँ पर इस सवाल के 3 ऑप्शन सही है। सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे 3 ऑप्शन सही है। तो ये एक गलत है, क्योंकि घास, लकड़ी का तो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होगा। तो ये एक ऑप्शन गलत है। बाकी ये भी, घास, फूस और चमड़ा भी सही है। फलों से छिलके, केक, नींबू रसी भी सही है। और केक, लकड़ी और घास, तो ये भी सही है। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन सही नजर आएंगे इस सवाल के अंदर। बस एक बी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन सही है इसमें। अब जब जैव निर्णीकरण पदार्थ पता ही है, जिसका माइक्रो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, जिसका अपघटन आराम से किया जा सकता है, अपघटन हो सकता है, वो जैव निर्णीकरणीय पदार्थ होते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अगला सवाल, शुद्ध जल के पीएच का मान पता ही है कि शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है आपका? 7 होता है। तो आपको पता है कि शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। अगला है कि अम्ल और धातु अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जो अम्ल है वो क्या करते हैं? धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। जो क्या करता है? अम्ल क्या करता है? किसी भी अम्ल धातु के साथ में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ठीक है। अब अगला सवाल है, एटीपी का पूरा नाम। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है आपको पता ही है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी का पूरा नाम होता है, ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लैंक दे रखा है, ये आपके प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दे रखी है, और यहाँ पर बताना है कि ब्लैंक खाली जगह में क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज आएगा, और ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा? आपका ग्लूकोज आ जाएगा, यानी कि C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा, आनुवांशिकता के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बताइए। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है। अब देखो, ये यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैंक दे रखा है कि जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, यानी कि अपना जो जेंडर है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसे कौन से प्राणी? एक तो जैसे कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो क्या करते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो स्नेल होता है, घोंगा होता है, घोंगा भी क्या करता है? अपना जेंडर चेंज कर सकता है, जिसको स्नेल कहते हैं। और भी कुछ जलीय प्राणी होते हैं। इसके अलावा फ्रॉग की बात करें, मेंढक की बात करें, तो ये भी क्या करता है? कुछ कंडीशन के अंदर या कुछ इमरजेंसी या कुछ परिस्थितियों के अंदर क्या कर सकता है? अपना जेंडर को चेंज कर सकता है। तो आपको यहाँ पर लिखना था घोंगा या मेंढक, या और भी कुछ प्राणी होते हैं जो क्या करते हैं? अपने जेंडर को चेंज करते हैं। अगला सवाल है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया पता ही है, जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि C+O2। तो C+O2 क्या है? ये भी एक प्रकार से क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। C+O2 क्या बनाता है? CO2। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव करता है? अब देखो, हाइड्रोजन आयन जितना, हाइड्रोजन आयन यानी कि अम्ल, अम्ल की बात करें तो क्या करता है? जल में, जलीय विलयन में कौन सा आयंस देता है? हाइड्रोजन आयंस देता है। तो अगर किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो वो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। और बेसिकली उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी वहां पर। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार के साथ में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं।
उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आपको 2 उदाहरण ध्यान रखने उभयधर्मी ऑक्साइड के, एक आपको जिंक ऑक्साइड ध्यान रखना है और एक तो आपको जिंक ऑक्साइड ध्यान में रखना है उसमें, और एक आपको याद रखना है एल्यूमीनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। ये दो दो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं किसके? उभयधर्मी ऑक्साइड के। मानव में लैंगिक हार्मोन पता ही है कि आपको पता है कि मानव में लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं? इसके अंदर बात करें तो एक तो आपके होता है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आपको यहाँ पर लैंगिक हार्मोन बताने हैं कि मेल में कौन सा होता है आपके? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है, तो इसलिए क्या करता है? आयोडीन युक्त नमक को खाने की सलाह दी जाती है। तो आज हमने यहाँ तक सवालों को सॉल्व किया है। अगले क्लास में हम इससे आगे सवालों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।